हाँ भाई। तो अपना सर्कुलर मोशन कल खत्म हो गया था, रोटेशनल हमें स्टार्ट करना था। चलो भाई, रोटेशनल स्टार्ट करते हैं अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रोटेशनल। नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट रोटेशनल डायनेमिक्स। देखो साहब, अभी तक हमने सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोशन का काइनेमेटिक्स भी देखा और साथ में पॉइंट मास का डायनेमिक्स भी देखा। ठीक है, अब डायनेमिक्स देखना है अपने को रिजिड बॉडी का। ठीक है भाई, इसका काइनेमेटिक्स रिजिड, अगर मैं बोलूं आपसे रिजिड बॉडी का काइनेमेटिक्स, तो वही है जो एंगुलर मोशन में हमने पढ़ा। जो मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, वो इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन बताया, वो किसके लिए बताया? वो रिजिड बॉडी हो या पॉइंट मास हो, सबके लिए बताया है ना। सर्कुलर मोशन में पॉइंट मास का अपन ने डायनेमिक्स पढ़ लिया, फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स। अब हमें डायनेमिक्स पढ़ना है किसका? रिजिड बॉडी का। ठीक है, अब इसको मैं सीधे सीधे लीनियर मोशन से कंपेयर करते हुए चलता हूँ। पहले पहले लेक्चर में जिस दिन मैं आया था, मैंने एनएलएम स्टार्ट किया था। वो एनएलएम में मैंने आपको लीनियर मोशन का डायनेमिक्स लेके बताया था। और लीनियर मोशन के डायनेमिक्स में सबसे पहली चीज बताई थी, आती इनर्शिया। न्यूटन न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताए थे ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलते थे? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, न्यूटन के जो लॉ थे ना, वो ऐसा नहीं खाली लीनियर मोशन पर एप्लीकेबल थे। न्यूटन के लॉ लीनियर मोशन पर भी एप्लीकेबल है और एंगुलर मोशन पर भी एप्लीकेबल है ना। फर्स्ट लॉ क्या था कि भैया जो हो रहा है वही होता रहेगा, अगर जो कर रहे हो वही करते रहोगे। और मैंने बोला था यार, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। यहाँ क्या बोलूंगा, कोई नहीं घूम रहा तो नहीं घूमेगा, और जिस दिन ओमेगा से घूमे, कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा, तो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। न्यूटन का फर्स्ट लॉ टॉर्क को इंट्रोड्यूस करता है और सेकंड लॉ टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताता है। मतलब जो काम तुमने लीनियर मोशन में किया है ना, वही काम मैं एंगुलर मोशन में कर रहा हूं और तुम्हें बता बता के करूंगा कि भैया वहां ऐसा होता था, देखो यहाँ भी ऐसा होगा। बस दिमाग में एक बात बिठानी कि जो काम चलते चलते हो सकता है, वो काम घूमते घूमते भी हो सकता है। वहां पर सबसे पहली चीज पढ़ी थी अपन ने लीनियर मोशन के लिए इनर्शिया। एंगुलर मोशन के लिए प्रॉपर्टी आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एंगुलर मोशन में चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में चेंज का अपोज की प्रॉपर्टी इनर्शिया। एंगुलर मोशन में चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब सिंपल है ना। मैंने आपको वहां बताया था इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था? मास। लीनियर मोशन में मैंने कहा था साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता, है ना, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। मैं यहां क्लियर कर दूंगा आपको, साइज शेप पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया साइज शेप पे डिपेंड करेगा, बेलन के लिए अलग होगा, गोले के लिए अलग होगा। और है ना, मतलब ये थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी वही है, लीनियर मोशन में चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी को इनर्शिया, एंगुलर मोशन में चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मैं एग्जांपल दूं, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब उसको घुमाना चाहते हो तो घूमने का अपोज करेगा। ये अपोज की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पंखा घूम रहा है, घूमते घूमते रोकना चाहते हो, स्पीड बढ़ाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, चेंज का अपोज होगा। एंगुलर मोशन में चेंज का अपोज होगा। इस अपोज की प्रॉपर्टी को क्या नाम दोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब एंगुलर मोशन में चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो अपोज भी क्या करेगा? ज्यादा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो अपोज भी क्या करेगा? कम। मतलब सीधे सीधे मैं आपको बोलूं कि आपको आपको सिंपल बोला जाए, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एक का ज्यादा है। अब मैं आपसे बोलूं कि इनको घुमाना है, कौन ज्यादा अपोज करेगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है वो, या जिसका कम है वो ज्यादा है? इसका उल्टा भी ध्यान रखना, घूमते घूमते रोकना चाहते हो तो भी अपोज, चेंज का अपोज ज्यादा कौन करेगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। चेंज के एंगुलर मोशन में चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो लिख लो, फर्स्ट टर्म हेडिंग डाल लो। मतलब सारी बातें मैं लीनियर मोशन से कंपेयर करते हुए चलूंगा। फर्स्ट हेडिंग डाल लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको सिंबल देते हैं साहब आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अपोज। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अपोज। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अपोज टू चेंज इन ए एंगुलर मोशन। टू चेंज इन ए एंगुलर मोशन। It is a property of oppose to change in a angular motion. Change in a angular motion. ठीक है, एंगुलर मोशन में चेंज की अपोज की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, किस किस पे नहीं करेगा? मैं आपको बोल दूं, मास पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है, मास पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे करता है, मैं आपको बता दूं साहब, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी करता है। ये किस किस पे नहीं करता है? ये पैरेलल डायमेंशन पे नहीं करता है, ये एंगुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दूं, मास पे करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे करेगा, साइज शेप पे करेगा, और तो और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे भी करेगा। किस पे नहीं करेगा? ये पैरेलल डायमेंशन पे नहीं करता, ये एंगुलर पैरामीटर्स पे नहीं करता है। एंगुलर पैरामीटर वही है 5, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, वो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। याद है ना, 5 एक्सियल वेक्टर बताए थे मैंने, है ना? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये मैंने पंखा फिक्स कर दिया, ये पंखा है साहब, मुझे बताओ ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स है कि नहीं है? इसका मास फिक्स है कि नहीं है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है कि नहीं है ना? मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदल रहा, मास नहीं बदल रहा, एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं बदल रहा, क्या मोमेंटम इनर्शिया बदलेगा? क्या इसके घूमने से मोमेंटम इनर्शिया बदलेगा क्या? तो मोमेंटम इनर्शिया कांस्टेंट हो गया। अब इस पंखे को मैं धीरे घुमाऊं, तेज घुमाऊं, मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दूं या 2 ओमेगा दूं, दोनों केस में इसका मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा? सेम। मैं इसको एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा दूं या 2 अल्फा दूं, इसका मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा? सेम। मैं इसको टॉर्क टाउ दूं या 2 टाउ दूं, समझ रहे हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? सेम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एंगुलर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, ना तो थीटा के साथ बदलेगा, ना ओमेगा से बदलेगा, ना अल्फा से बदलेगा, ना टॉर्क से बदलेगा, ना मैं आपसे बोलूं एंगुलर मोमेंटम से बदलेगा। इन पांचों पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मैंने एक और चीज का, पैरेलल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। ये पैरेलल डायमेंशन से मतलब क्या? ये पंखा है, ये पंखे की डंडी अभी छोटी है, इसकी डंडी को बड़ा कर दूं, है ना? ये देखो पंखा था, ये मान लिया डंडी पहले इतनी सी थी, पंखा यहाँ घूमता था, अब आजकल यहाँ घूमता है साहब। ये अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ घुमा रहा हूँ तो मैं क्या बदल रहा हूँ? मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन की पैरेलल डायमेंशन बदल रहा हूँ कि नहीं? क्या पैरेलल डायमेंशन पे डिपेंड करेगा? पैरेलल डायमेंशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ किस पे करेगा? परपेंडिकुलर। मतलब पंखे की डंडी छोटी कर दूं, बड़ी कर दूं, है ना, फर्क नहीं पड़ रहा। ये मास तो वही है ना यार, एक्सेस ऑफ रोटेशन सेम है, मास सेम है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? चलो मैं पहले लिखवा दूं, लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं इसके। लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, पहला मास, दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा एक्सेस ऑफ रोटेशन, चौथा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, नेक्स्ट साइज एंड शेप। ठीक है, साइज एंड शेप, ये साइज शेप पे डिपेंड करेगा सर, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन चीजों पे डिपेंड करता है। मास पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, एक्सेस रोटेशन पे करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करता है, और साइज और शेप पे करता है। अच्छा, किस पे नहीं करता वो भी लिख लो, लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे नहीं करता? लिख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और पैरेलल डायमेंशन, पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन। पैरेलल डिस्टेंस पे नहीं करेगा, परपेंडिकुलर पे करेगा, परपेंडिकुलर पे करेगा, पैरेलल पे नहीं करेगा, इन सब पे नहीं करेगा, इन पे नहीं करता, इन पे करता है। मैं सबके एग्जांपल देता हूं, सारे एग्जांपल देता हूं, एक एक करके सबके एग्जांपल देता हूं। देखो देखो, मैंने बोला मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। चलो मैं अब एक बार एक मास को घुमाता हूं, एक बार दूसरे को घुमाता हूं, क्या अलग अलग को घुमा सकता हूं मैं? अरे एक ही जगह जाके अलग अलग को घुमा सकता हूं क्या? अरे मास की बात कर रहा हूं मैं देखो एक बार m मास को घुमा रहा हूं, एक बार 2m को घुमा रहा हूं, एक बार किसी हल्के को घुमा रहा हूं, एक बार भारी को घुमा रहा हूं, नहीं घुमा रहा हूं वहीं जाकर के। देखो r डिस्टेंस, उधर देखो एक्सेस रोटेशन भी वही है और r भी वही है, लेकिन एक बार m एक बार 2m, बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम या अलग अलग?
कौन सा ज्यादा होगा, I1 या I2? ये I2 मोर देन I1 होगा, मानते हो भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास ज्यादा उसका ज्यादा होगा। ठीक है, मैं और बताऊं आपको, और बताऊं, देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि साहब मैं अलग अलग जाके एक अलग अलग जगह घुमाऊंगा, लेकिन घुमाऊंगा एक कोई, है ना, कसम खाली बोले ये घुमाना एक कोई है, लेकिन घुमाएंगे अलग अलग जगह पर। एक बार साहब आर पे घुमाऊंगा, एक बार 2R पे घुमाऊंगा। लो साहब, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा? किसका ज्यादा आएगा? जितनी दूर जाके घुमाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे ना यार। वे पास घुमा लेते हो तो एफर्ट कम करने पड़ते, दूर जाके घुमाते हो तो एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पर I2 मोर देन क्या होगा, I1। मानते हो भाई? अरे समझ रहे हो, सीधी सी बात है यार। ठीक है, मैं और बताऊं, देखो मास पे करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करता है, मैंने कहा पैरेलल पे नहीं करता है। ये पैरेलल वाला अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, मैं पैरेलल वाला एग्जांपल दूं, भैया ये पंखा था, है ना, ये डंडी मैंने इसकी पहले छोटी ली थी, अब मैं इसकी बड़ी डंडी लेता हूँ साहब। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, ये लो ये डंडी बड़ी कर दी हमने, वही एक्सेस ऑफ रोटेशन, वही मास, बोलो ये I1 या I2? बोलो क्या I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा क्या? क्या होगा, सेम होगा। ये पैरेलल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, एक्सेस ऑफ रोटेशन की पैरेलल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है किस पे, परपेंडिकुलर। मैं और बताऊं साहब, मैंने कहा ना एक्सेस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन बदलता हूं, देखो मान लिया मैं आपसे बोलता हूं कि ये हॉलो बॉक्स है, इस हॉलो बॉक्स में आधे में मैंने क्या कर दिया, लकड़ी भर दी साहब। ठीक है, ये आधे में वुड ले लिया और आधे में मेटल ले लिया, लो आधे में वुड और आधे में मेटल। एक्सेस ऑफ रोटेशन बदलता हूं, पहले मैं इस एक्सेस से घुमाता था, अब मैं इस एक्सेस से घुमाता हूं। बताओ एक्सेस बदल के घुमा सकता हूं कि नहीं? अरे किसी को घुमाना है तो कहीं से भी घुमा सकते हो ना। अरे किसी बॉडी को घुमाना है तो इनफाइनाइट एक्सेस हो सकती है। एक बार मैं इधर से घुमा रहा हूं, एक बार उधर से, I1 I2 बोलो बराबर होगा क्या? किसका ज्यादा होगा, I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? भाई जितना हैवी मास जितना दूर होगा, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। मैथमेटिकली मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले मैथमेटिकली MR² बोलते हैं साहब, MR²। मैं बोलना भूल गया, लेकिन शक्ल से तुम लोग मुझे थोड़े थोड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हो। मैथमेटिकली बोलते हैं MR²। अब हैवी मास जितना R² ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा ना। भाई मास यही है, दोनों केस में मास यही है, लेकिन इस एक्सेस के लिए देखो तो लकड़ी पास है और मेटल दूर है। अब लकड़ी पास है तो इसके लिए MR² क्या होगा, M भी कम है और R भी कम है, लेकिन ये M ज्यादा है और R भी ज्यादा है, तो इसके लिए MR² ज्यादा आ जाएगा ना। जबकि इस एक्सेस के लिए देखोगे तो M तो ज्यादा है लेकिन R कम है, तो MR² कम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा, I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? I1 या I2, है ना। जितना हैवी मास जितना दूर ले जाके घुमाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना क्या होगा, ज्यादा। फिर सीधी सी बात है ना यार, भारी है एक तो, और दूर और ले जा रहे हो, तो जितना भारी को एक तो वैसे भारी और ऊपर से और दूर ले आके घुमाना है, तो जितना दूर ले आके घुमाओगे एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे ना। तो सीधी सी बात है यार। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ कि लो यही बॉक्स था, इसी बॉक्स में मैं 2 मेटल भरूंगा, 2 अलग अलग मेटल भरूंगा भाई। आधे में एक मेटल, आधे में एक मेटल, आधे में आयरन भर दिया और आधे में एल्यूमिनियम भर दिया। बताओ कौन भारी है, आयरन भारी है कि एल्यूमिनियम भारी है? सब जानते हो आयरन भारी है। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो किसका ज्यादा, I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? ठीक है, यहाँ इस बार I2 मोर देन I1 होगा। भारी वाला जितना दूर होगा एक्सेस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ज्यादा। मतलब देखो एक्सेस और रोटेशन बदलने पे आंसर बदल रहा है। मास पे कर रहा है, मास के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कर रहा है, पैरेलल डिस्टेंस पे नहीं कर रहा, है ना। ये एक्सेस और रोटेशन पे कर रहा है। मैंने कहा मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है। मैं मास के डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मास के डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल देता हूँ। ये मैंने आपको साहब कुछ ऐसे प्लेट टाइप दे दी है, ये लो प्लेट्स, है ना। इसमें एक बार इस एक्सेस से घुमाऊंगा और एक बार इधर वाली एक्सेस से घुमाऊंगा, एक बार इधर वाला एक्सेस और एक बार इधर वाला एक्सेस। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। बोलो कौन ज्यादा, I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? देखो इधर मास कम होगा और आगे जाने पे मास बढ़ेगा ना। ये आगे जाने पे मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर वाला मास क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अबे होगा भाई, बताओ। अब यहाँ पर हैवी मास जितना दूर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा ना। किससे दूर है, I1 वाला एक्सेस कि I2 वाला एक्सेस? I1 या I2? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ज्यादा, I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? ये I1 मोर देन क्या मिलेगा आपको, I2। समझ रहे हो भाई? तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहा है, देख लो, एक्सेस और रोटेशन पे कर रहा है, मास पे कर रहा है, मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कर रहा है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कर रहा है। मैं मास के डिस्ट्रीब्यूशन का और एग्जांपल दूं।
मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल और दूं। मैं आपसे बोलता हूं कि साहब, एक तो मैं आपको बोल रहा हूं नॉर्मल साइकिल का पहिया, और एक होता है रेसिंग साइकिल का पहिया। ये नॉर्मल साइकिल के पहिए में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, इसमें सारा का सारा मास लगभग सरफेस पे होता है। ये देखो पहिया होता है साहब, मैक्सिमम मास यही मिलेगा आपको। इसमें सारा मास सरफेस पर, बीच में क्या होती है, स्पोक्स लगी होती है, तानियां लगी होती हैं। ये तानियों का मास इतना ज्यादा नहीं होता, ये स्पोक्स का मास जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं होता। ये मैक्सिमम मास कहाँ मिलेगा आपको, सरफेस पे मिलेगा। जबकि मैं आपको बोलूं रेसिंग साइकिल का पहिया होता है ना, इसमें मास क्या होता है, यूनिफॉर्मली बटा होता है। देखो दोनों पहियों का मास मैं बोल दूं बराबर है, मैं बोल दूं इसका मास भी एम, इसका मास भी एम, मैं बोल दूं इसकी रेडियस भी आर, इसकी रेडियस भी आर, लेकिन मुझे बताओ यहां पर मास कहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेम होगा क्या? क्या मास बराबर बटा हुआ है क्या? इसमें सरफेस पर है और इसमें बराबर बटा हुआ है। इसमें सरफेस पर है तो एक्सेस रोटेशन से दूर है। मास एक्सेस और रोटेशन से जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा, I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? नॉर्मल साइकिल के पहिए का या रेसिंग साइकिल के पहिए का? ये नॉर्मल साइकिल व्हील का आपको क्या मिलेगा, ज्यादा, और रेसिंग का क्या मिलेगा, कम। मतलब मुझे बताओ किसको घुमाने में ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, किसको घुमाने में, नॉर्मल पहिए को कि रेसिंग पहिए को? भाई ज्यादा एफर्ट उसी को करने पड़ेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो नॉर्मल साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, रेसिंग साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए कम एफर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा इसका उल्टा भी ध्यान रखना, तो रोकने के लिए भी इसको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, इसको कम एफर्ट करने पड़ेंगे। मैं एक और एग्जांपल दूं, रेलगाड़ी का पहिया और बैलगाड़ी का पहिया। रेलगाड़ी और बैलगाड़ी डायमीटर लगभग सेम होता है। बैलगाड़ी देखी ना, बैलगाड़ी देखी नहीं देखी, लकड़ी का होता है और रेलगाड़ी का लोहे का चक्का होता है। और बैलगाड़ी का चक्का लकड़ी का और वो रेलगाड़ी का चक्का लोहे का, है ना, दोनों का डायमीटर लगभग बराबर होता है। लगभग, अबे देखा नहीं तेने, तेरे पहिया नहीं देखा, रेलगाड़ी का पहिया नहीं देखा, लगभग बराबर होता है, देख लेना तू ढंग से। बोले हमने तो खूब बैलगाड़ी चलाई। बोले हम रेलगाड़ी भी देखना थोड़ी सी, बैलगाड़ी देखी, तुम रेलगाड़ी भी देखना। चलो सुनो, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी दोनों का डायमीटर सेम, लेकिन एक लकड़ी का एक लोहे का। बोलो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, रेलगाड़ी का या बैलगाड़ी का? रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी के पहिए को घुमाने के लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, और एक बार घूमने लग गया तो रोकने के लिए एफर्ट भी क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा, है ना। मतलब समझ रहे हो, बैलगाड़ी के पहिए को बैल रोक लेता है ना, वो रेलगाड़ी को नहीं रोक सकता, खतरनाक ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अरे समझ रहे हो ना भाई, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको घुमाने में ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, और एक बार घूमने लग गया तो रोकने के लिए भी एफर्ट क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा। एक और एग्जांपल बताऊं, कच्चा अंडा और उबला अंडा। ये लो, ये लो अंडा, अंडे के नाम से खुश हो रहे हो भाई? तो तेरे को खिला थोड़ी रहा हूं, ये नाम भी नहीं लेगा क्या? मंगलवार को पेपर हुआ तो तू क्वेश्चन आ गया तो मना कर देगा? बोले नहीं, बोले मैं तो ब्राह्मण, है ना, 4 नंबर छोड़ दूंगा लेकिन अंडे को देखूंगा ही नहीं। तो कैसे डॉक्टर बन के चीरफाड़ कैसे करेगा भाई ब्राह्मण आदमी, है ना? डॉक्टर बन जाएगा तो चीरफाड़ कैसे करेगा? बोले मंगलवार को नहीं करूंगा, नर्स करेगी, ये चीरफाड़ नर्स करेगी, बताओ हद हो गया। डॉक्टर का क्या काम फिर, तू बताएगा तो ये कर, मतलब हद हो गई। बेटा खुद करना पड़ता है, सारे काम क्या खुद करने पड़ते हैं लाइफ में, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मतलब किसी दूसरे के भरोसे छोड़ ही नहीं सकते। वहां भी तो किसी को बुलाएगा, आओ मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ ऐसे करो। खुद ही करने पड़ते हैं बेटा, थोड़ी मेंटलिटी सही कर, मानसिकता सही कर, आप करोगे तभी पता लगेगा कैसे किया जाता है ना, और तभी आप सिखा पाओगे दूसरे को। अच्छा तुम सिखा दोगे, दोस्तों की सहायता ली जाएगी। चलो आओ देखो, एक कच्चा अंडा एक उबला अंडा। कच्चे अंडे और उबले अंडे में बात करें तो भैया शेप दोनों का सेम है, लेकिन क्या होता है, कच्चे अंडे में लिक्विड होता है और उबला अंडा बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। तो कच्चे अंडे को जब घुमाओगे ना तो उसका मास कहां जाएगा, सरफेस पर। लिक्विड कहां पहुंच जाएगा, सरफेस पर। मास कहां मिलेगा आपको, एकदम दीवारों पर चिपका हुआ मिलेगा। जबकि जो उबला अंडा होता है उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन सब तरफ बराबर होता है। तो आप खुद सोच के देखो, एक तो होता है ये कच्चा अंडा, इसको अगर मैं घुमा रहा हूं, इसको अगर मैं घुमाता हूं तो सारा का सारा लिक्विड कहां चिपका हुआ मिलेगा, अबे दीवारों पर चिपका हुआ मिलेगा। और अगर मैं बोलता हूं साहब उबला अंडा, उबला अंडा, तो इसमें क्या होगा, ये तो सॉलिड हो जाएगा ना,
ये सॉलिड हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, मास सब जगह बराबर बराबर मिलेगा। अबे हाँ कि ना बोलो भाई, बोलो रॉ एग और बॉइल्ड एग कौन से केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ये कच्चे अंडे का कि उबले अंडे का? ये कच्चे में मास दूर है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, कच्चे अंडे का उबले अंडे से क्या मिलेगा, ज्यादा। किसको घुमाना ज्यादा आसान, कच्चे अंडे को कि उबले अंडे को? हाँ, उबले हुए को घुमाना ज्यादा आसान रहेगा और कच्चे अंडे को घुमाना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। अच्छा, एक बार घूमने लग गया तो किसको रोकना आसान रहेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसके लिए एफर्ट भी ज्यादा करने पड़ेंगे और रोकने के लिए भी ज्यादा करने पड़ेंगे, चेंज का बहुत ज्यादा करेगा। तो यहां पर बोलते हैं साहब ये रॉ एग, ये साहब रॉ एग कच्चा अंडा, और ये बॉइल्ड एग, ठीक है, ये बॉइल्ड एग उबला अंडा। तो कच्चे अंडे और उबले अंडे में कच्चे अंडे को घुमाने में ज्यादा एफर्ट्स, तो रोकने में भी ज्यादा एफर्ट्स। मेरी बात समझ रहे हो भाई? ठीक है। अच्छा, अगर बराबर बराबर टॉर्क लगा दूं तो कौन तेज घूमेगा, है ना? अब क्या होता है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, एफ बराबर एम ए, ऐसे टॉ बराबर क्या होगा, एम की जगह आई और ए की जगह क्या आता है, अल्फा। अगर मैं बराबर टॉर्क लगा दूं दोनों पे, तो किसको तेज घुमा पाओगे? तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई। अरे 1/आई होगा ना, जिसका आई ज्यादा होगा उसको 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 घुमाने में भाई समझ सकते हो, जिसका आई ज्यादा उसके लिए अल्फा क्या होगा, कम। भाई समझ रहे हो ना भाई? तो बताओ, अगर सेम टॉर्क लगा के घुमाता हूँ किसको ज्यादा घुमा पाऊंगा? सेम टॉर्क लगाता हूं कौन तेज घूमेगा, बॉइल्ड या रॉ? हाँ बॉइल्ड, समझ पा रहे हो ना सब? अच्छा, ये वाला बोलो, ये यहाँ पर एक बार इस एक्सेस से घुमाता हूं उतना ही टॉर्क लगा के, और एक बार इस एक्सेस से घुमाता हूं उतना ही टॉर्क लगा के, बताओ किस केस में तेज घूमेगा? ये I1 ज्यादा है तो ये I2 वाला ज्यादा घूमेगा, मतलब इस एक्सेस वाला तेज अल्फा ज्यादा होगा और इस एक्सेस वाला अल्फा क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? ठीक है, चलो मैं और एग्जांपल दे दूं। ये वाला बना लिया, इधर वाला ये बना लिया ना। मैंने कहा मास पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करता है, पैरेलल पे नहीं करता है। मैंने एक और बात बोली कि एंगुलर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मैं आपको बोलता हूं कि साहब ये रॉड है, इस रॉड को एक मैं यहां से क्लेम कर देता हूं, यहां से क्लेम कर देता हूं, ये लो ये क्लेम कर दिया। ये एक बार मैंने इसको 30 डिग्री पे घुमाया, एक बार मैंने इसको 30 डिग्री पे घुमाया साहब, ये 30 डिग्री। मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। एक बार मैं इसको 60 पे घुमाता हूं, एक बार मैं इसको 60 डिग्री पे घुमाता हूं, है ना? एक बार 30 पे घुमाया, एक बार साहब 60 पे घुमाया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, बोलो क्या फर्क पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो I1 बराबर क्या होगा, I2, है ना? अबे तुम तेज घुमाओ धीरे घुमाओ मत घुमाओ, एक्सेस फिक्स है, मास फिक्स है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम। एंगुलर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता, है ना? मैं बोलता हूं कि साहब ये एक डिस्क थी, डिस्क, ये डिस्क को इस एक्सेस के लिए घुमाता हूं मैं, एक बार मैं इसको ओमेगा से घुमाता हूं और एक बार मैं इसको 2 ओमेगा से घुमाता हूं। एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिया, एक बार ओमेगा एक बार 2 ओमेगा। इस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इस समय I2। बोलो क्या जवाब देते हो? I1 बराबर क्या मिलेगा, I2 मिलेगा भाई। मैं और बोलूं साहब, मैं बोलता हूं कि एक बार टाउ दूंगा, एक बार 2 टाउ दूंगा। ये लो, ये गोला ले लिया मैंने, चलो गोला, गोले को मैं यहां से इस एक्सेस के लिए घुमाता हूं, है ना? मैं बोल रहा हूं कि साहब मैंने टॉक लगाया था इसको टाउ, और दूसरी बार मैंने टॉक लगा दिया 2 टाउ। 2 टाउ, अबे ताऊ समझते हो ना? ये लो ज्यादा लगा दिया, ज्यादा लगा दिया तो अल्फा ज्यादा हो जाएगा, आई तो बराबर होगा ना यार। मतलब मैं आपको बता दूं भैया, आई इनको देख के बदलता नहीं है, आई एंगुलर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, आई का वैल्यू एंगुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई? मास पे करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करेगा, पैरेलल पे नहीं करेगा, और तो और एंगुलर पैरामीटर पे भी नहीं करेगा। ये इतने सारे एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। ठीक है, ये नॉर्मल साइकिल का पहिया, रेसिंग साइकिल का पहिया, ये कच्चा अंडा, ये उबला अंडा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों सुन रहे हो सब? ऑनलाइन वालों सुन रहे हो, समझ रहे हो? और विक्टर पहुंच गया आज, वो नीचे बैठा था अभी, सिलेबस वाला अभी नीचे बैठा था क्लास में, है ना? वही पुरानी है, अभी पिछले क्लास में बैठा था नीचे, वहीं बैठा था आज तो, आज तो वहीं सिलेबस देख रहा था वो।
वो कल जो तुम्हें पढ़ाया था वही पढ़ाया था, जो वो नीचे वाला एक लेक्चर पीछे, तो उसका सिलेबस क्लियर हो गया आज। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों बात पकड़ में आई, वो विक्टर विक्टर का यस आ गया देखो। तो भैया मास पे करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करेगा, एक्सेस और रोटेशन पे करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करेगा, पैरेलल पे नहीं करेगा, और एंगुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। सारी बातें पकड़ में आ गई। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट मास से। तो पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे बोलते हैं एम आर स्क्वायर। ये एम मास और आर क्या होती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसा बोलते हैं। अब एक बात और क्लियर कर दूं भैया, ये टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, ये टेंसर है। टेंसर जानते हो, वही वेक्टर जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्केलर जिसको बताने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। टेंसर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन का सेंस होता है लेकिन वेक्टर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो, डायरेक्शन होता है लेकिन उस पर वेक्टर के लॉ एप्लीकेबल। ऐसे ही यहाँ पे देखो डायरेक्शन का सेंस है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन बदलो, रोटेशन डायरेक्शन बदलो, आई बदलेगा, है ना, लेकिन ये इस पर वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर मैं एक ही एक्सेस के रेस्पेक्ट में 2 को घुमाता हूँ, 3 को घुमाता हूँ, 4 को घुमा सकता हूँ। अरे मुझे सिंपल बात बताओ, क्या एक ही एक्सेस के लिए मैं 2 या 2 से ज्यादा को घुमा सकता हूँ कि नहीं? अभी एक ही एक्सेस के लिए 2 या 2 से ज्यादा को घुमा सकते हो कि नहीं? तो क्या तुम्हारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है भैया। एक साथ 2 को घुमाओ, 4 को घुमाओ, 10 को घुमाओ, घूमने वाले को कोई दिक्कत नहीं, घुमाने वाले को कोई दिक्कत नहीं, तो किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, तो एक साथ एक ही एक्सेस के लिए 2 को, 3 को, 4 को घुमा सकते हो। नेट अपोज कितना होगा, जितना इतना सब करेंगे उसके स्केलर एडिशन के बराबर। भाई चेंज के अपोज की प्रॉपर्टी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना। भाई एक को घुमाओगे तो वो भी अपोज करेगा, 2 को करोगे घुमाओगे वो भी अपोज करेगा। मतलब जब जब चेंज करोगे तो अपोज करेगा, है ना। एक बार घूमने लग गया तो फिर अपोज नहीं होता, फिर तो तुम जानते हो जो हो रहा है वही होता रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करोगे, है ना। ये चेंज जब जब होता है ना तब तक अपोज होता है, जब जब चेंज होगा तब तक अपोज हो गया। और वो चेंज चेंज में तुमने मामला सेटलमेंट कर लिया तो उसके बाद अपोज होना बंद हो जाएगा। मतलब शुरुआत में जब चेंज हो रहा होता है ना तब अपोज हो रहा होता है, चेंज होना बंद हो गया तो फिर अपोज होना भी, फिर दोबारा जब चेंज करोगे तो फिर अपोज होगा। तो बताओ एक साथ 2 को, 3 को, 4 को घुमा सकते हो। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर एडिशन, सबका जितना जितना अपोज ऐड कर दो वो सीधे सीधे किसके बराबर होगा, स्केलर एडिशन। तो लिख लो भैया, लिख लो, हेडिंग डाल लो या पॉइंट लिख लो, सीधे नोट डालो, नोट डालो, पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास मैथमेटिकली, मैथमेटिकली प्रोडक्ट, मैथमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास into square of perpendicular distance from axis of rotation, product of mass into square of perpendicular distance from axis of rotation, mass into perpendicular distance from axis of rotation। ये I बराबर मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा भाई। I बराबर साहब ये m इंटू आर स्क्वायर बोलते हैं, मैथमेटिकली बोलेंगे I बराबर m इंटू आर स्क्वायर। आर कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। मैं फोटो बना के दिखा दूं आपको, मैं भैया फोटो बना के दिखा दूं। ये देखो, ये ऐसे एक घूम रहा है साहब, ये इस एक्सेस के लिए घूम रहा है, ये आर क्या होगा, आर परपेंडिकुलर होगा। तो मैथमेटिकली बोलते हैं आई बराबर एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? हाँ, बात पकड़ में आई साहब। किसके लिए बोला मैंने, दुनिया में सबके लिए कि पॉइंट मास के लिए? अब पॉइंट मास में आपको बोलूं बहुत सारे मास है, 2 है, 3 है, 4 है। एक ही एक्सेस के लिए मैं बहुत सारों को घुमाता हूँ, है ना, ये बहुत सारों को घुमाता हूँ साहब। M1 को भी घुमाऊंगा, इसको R1 डिस्टेंस पे घुमाऊंगा, ये M2 को भी घुमाऊंगा, इसको R2 डिस्टेंस पर। ऐसे ही साहब M3 को भी घुमाऊंगा, ये R3 होगा। ऐसे ही साहब MN को भी घुमाऊंगा, ये RN होगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो भैया ये सीधे क्या करोगे, स्केलर एडिशन।
है ना, लिख लो अगला पॉइंट, लिख लो अगला पॉइंट, लिख लो। ये तो बना लिया ना, ये तो बन गया ना, ये दूसरा ही बना लिया, तो बना लिया तो लिख लो, नहीं बनाया तो भी लिख लो, फिर बना लेना। लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, moment of inertia is a tensor quantity. That's why if two or more than two mass rotate, two or more than two mass rotate with respect to common axis, 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 then net moment of inertia, net moment of inertia, net moment of inertia is a scalar addition, is a scalar addition, is a scalar addition of moment of inertia of is a scalar addition of moment of inertia, is a scalar addition of moment of inertia. स्केलर एडिशन करना है साहब, ठीक है, बोलो मैथमेटिकली बोलो इसका, आई बोलो पहले वाले का प्लस दूसरे वाले का, ऐसे एन है तो एन वाले का, बोलो पहले वाले का कितना m1r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का कितना m2r2 स्क्वायर, तीसरे वाले का कितना ये एन वाले का कितना mnrn स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इट इज ए समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर। आई का वैल्यू कहां से कहां तक, आई का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक n तक, आई का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक n तक, समझ रहे हो भाई? भाई पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का स्केलर एडिशन कर दो, ये टोटल समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? अरे समझ रहे हो? ठीक है, एक यहां पर एक तो मैंने इसका डेफिनेशन दिया ना, चेंज की अपोज की प्रॉपर्टी, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन और देते हैं इसका। ये हमने बोला था साहब mr स्क्वायर, इसको लिखते हैं mr इंटू आर। आपको एक टर्म बताई थी मैंने, मूवमेंट, याद है? मूवमेंट सेंटर मास के समय बताया था, मूवमेंट ऑफ मास। अरे किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मूवमेंट वर्ड जोड़ दें तो मूवमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होता था ना। इसको देखो, देख के बताओ, ये m इंटू आर क्या है? मूवमेंट ऑफ मास। और मूवमेंट ऑफ मास को भी आर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ मास। अरे आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, तो ये m इंटू आर का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये m इंटू आर का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और m इंटू आर खुद किसका मूवमेंट है? मास का। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक टर्म और बोलते हैं, इट इज ए मोमेंट ऑफ मास। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? यहीं से लिख लो, यहीं से आई का एक पॉइंट और लिख लो। ये बना लिया? बनाओ फटाफट, बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लास्ट पॉइंट दोबारा बोलूं? दोबारा सुन, ये एम आर को मैंने एम आर इंटू आर लिखा, लिख सकता हूँ ऐसा? ऐसे टुकड़े करके लिख सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ इसका कारण समझ। मैंने एक टर्म बताई थी मूवमेंट। मूवमेंट टर्म का मतलब क्या होता है? जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मूवमेंट वर्ड लगा दिया उसका प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। बोल इसको क्या बोलेगा? m इंटू आर को क्या बोलेगा? बोल मोमेंट ऑफ मास। अरे बोलेगा। फिर ये जो आ रहा है इसको भी आर से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ये भी मूवमेंट है। अबे आर से मल्टीप्लाई कर रहा तो मूवमेंट होगा ना। ये आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मूवमेंट ऑफ किसका हो गया? एम आर का। और एम आर को खुद क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ मास। यानी क्या बोलूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए मोमेंट ऑफ मास। लिख लो, एक टर्म और लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला पॉइंट लिख ले जो भी है, थर्ड फोर्थ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए मोमेंट ऑफ मास। ये एम आर को बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ मास इंटू आर और कर रहा हूं। अरे मोमेंट ऑफ मास के साथ आर, तो इसका भी मूवमेंट हो गया ना ये। अरे मोमेंट ऑफ मास। अरे मेरी बात समझ रहे हो? है ना? जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मूवमेंट लगा दोगे उसका मतलब उसका प्रोडक्ट रिस्पेक्ट टू पोजीशन। आगे टॉर्क आएगा, टॉर्क। टॉर्क को आर इंटू एफ बोलते हैं, आर इंटू एफ। तो वहां बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना। आगे एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम आता है एमवीआर। एमवीआर तो एमवी क्या? मोमेंटम है ना। और मोमेंटम इंटू आर मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिसके साथ मोमेंट वर्ड लगा दिया उसका प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पहचान लोगे भाई?
चलो इसमें पहले अपन ये पॉइंट मास की अपन ने बातें करी, तो पहले पॉइंट मास पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर पॉइंट मास के बाद आएंगे अपन कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लिखो पहला क्वेश्चन। अच्छा, पॉइंट मास में पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं। एक याद हो तो मैंने आपको रिड्यूस मास वाला केस बताया था, याद है? टू मास सिस्टम, है ना? चलो वो टू मास सिस्टम वाला मैं एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूं। ठीक है, यहां पर अगला पॉइंट लिख लो। अगला जो भी है, कौन सा है? तीसरा, चौथा, कौन सा है? चौथा लिखो सब। ये M1 और M2, M1 M2 ये घूमेगा अपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट, अपने सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट। M1 M2 मुझे निकालना है साहब ICM कितना। इसमें टोटल डिस्टेंस में बोल रहा हूं, M1 और M2 के बीच में R है, M1 और M2 के बीच की डिस्टेंस R है। तो सेंटर ऑफ मास से M1 की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं R1, और M2 की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं R2। अब ये R1 R2 निकालना मैंने सिखाया तुम्हें। सेंटर ऑफ मास की M1 से डिस्टेंस, अगर M1 से बोलते थे तो आंसर आता था M2R अपॉन M1 प्लस M2, याद है? और ये M2 से बोलोगे तो क्या आएगा? M1R अपॉन M1 प्लस M2 आएगा भाई। ठीक है, ये R1 आएगा, ये R2 आएगा, तो ICM कितना होगा? ICM होगा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, होगा भाई? अरे होगा, है ना? ये M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर, ये R1 R2 यहां रख दो, R1 R2 यहां रख दो। R1 कितना साहब? M2R अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, और यहां से R2 कितना? R2 होगा M1R अपॉन M1 प्लस M2। अरे समझ रहे हो भाई? तो ICM का वैल्यू कितना होगा? यहां से देखो, जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, है ना? ऊपर से M1 M2 कॉमन आएगा, R स्क्वायर भी कॉमन आएगा, नीचे M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ये होगा M2 प्लस M1। ये M2 प्लस M1 से M2 प्लस M1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ICM का वैल्यू कितना आ गया? ये ICM का वैल्यू आ रहा है साहब M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R स्क्वायर। ये कुछ देखा हुआ लग रहा है आपको? अब यही तो रिड्यूस मास होता था, इसी को बोलते थे म्यू आर स्क्वायर। याद है रिड्यूस मास? मैं दोबारा याद दिला, है ना? सेंटर मास की पोजीशन को अनचेंज रखने के लिए अगर एक चलता था, दूसरे को भी चलना पड़ता था, एक घूमता था, दूसरे को भी घूमना पड़ता था, एक वाइब्रेट करता था तो दूसरे को भी वाइब्रेट करना पड़ता था। उस समय सिस्टम के मास को क्या नाम देते थे? रिड्यूस मास। मैंने SHM वाला एग्जाम्पल दिया था वहां पर, एग्जाम्पल तो मैंने ये भी लिखा था वहां पर। अरे मैंने जब रिड्यूस मास का कंसेप्ट बताया था सेंटर मास की प्रॉपर्टी में, तब ये आंसर डायरेक्ट लिखा था वहां, आई बराबर म्यू आर स्क्वायर। तो कह रहा हूं ना, ये रिड्यूस मास कंसेप्ट काम कहाँ आता है? जहां सेंटर मास की पोजीशन अनचेंज ना हो, तो उसके लिए एक घूमा तो दूसरा भी घूमा। देख रहे हो, ये एक घूम रहा है कि दोनों घूम रहे हैं? अरे सेंटर मास के चारों तरफ एक घूमा कि दोनों घूमे? अगर दोनों घूमे तो इस समय सिस्टम का अगर मैं मास लूंगा तो क्या लूंगा? सिस्टम का मास लूंगा, रिड्यूस मास। ये म्यू होता है रिड्यूस मास, ये म्यू है साहब रिड्यूस मास। ठीक है, ये रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम, रिड्यूस मास ऑफ सिस्टम ये होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। समझ पा रहे हैं भाई? ठीक है, ये रिड्यूस मास कंसेप्ट, ये मतलब टू मास सिस्टम दिख जाए और अपने सेंटर मास के रेस्पेक्ट में घूमता हुआ दिख जाए तो सीधे आंसर ही, सीधे ये फॉर्मूला लगाना है म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटर मास के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, सिर्फ सेंटर मास के रेस्पेक्ट में। ICM बोल रहा हूं मैं, ICM। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपने AIPMT में आया हुआ है, एक्सरसाइज सेकंड में मिलेगा। HCl बोला था, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोराइड, सेंटर मास के रेस्पेक्ट में घुमाओ, घुमाओ ICM, क्या बोलोगे? ये दोनों के बीच की डिस्टेंस दी थी साहब, बॉन्ड लेंथ दे रखी थी, ये L दिया हुआ था, L। ICM बोल दो, फटाफट बोल दो, जल्दी से बोल दो, क्या बोलोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन इनटू कितना? इनटू L स्क्वायर। होगा कि नहीं? है ना? अभी मास रख देंगे तो आंसर आ जाएगा ICM। मास तो पता है ना क्लोरीन का, हाइड्रोजन का? अबे क्लोरीन हाइड्रोजन का मास पता है ना? वो क्वेश्चन में L दिया था कुछ एम स्ट्रॉन्ग में, L कुछ एम स्ट्रॉन्ग में दिया था, और ये पूछा था सब ICM बता दो। तो ये सीधे सीधे रिड्यूस मास, अगर सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में टू मास सिस्टम घूम रहा है तो रिड्यूस मास। ये प्रूफ करके दिखाया मैंने, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना जब भी आपको सेंट्रो मास के रेस्पेक्ट में घूमता हुआ दिखाए और दो हो तो सीधे म्यू आर स्क्वायर।
समझ रहे हो भाई? जाग गया तू? चलो, ये मैंने पॉइंट मास के लिए बातें करी, अभी कंटिन्यूअस मास के लिए भी बात करेंगे। पहले पॉइंट मास के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मिटा दूं इसको, इधर से मिटा दूं? चलो, पहला क्वेश्चन। बन गया सबका? बना ली भाई? लिखो, थ्री पार्टिकल्स of mass 1 kg, 2 kg and 3 kg, 1 kg, 2 kg and 3 kg, placed at point 20, 04 and 24, placed at point 20, 04 and 24 and 24 and 24. Find out moment of inertia, moment of inertia with respect to x-axis, y-axis and z-axis. x-axis, y-axis and z-axis. x, y, z एक्सिस के रेस्पेक्ट में आंसर पूछ रहा है सब। ठीक है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। देखो सिंपल, अगर आपको किसी एक्सिस के लिए निकालना है और 3 मास है तो तीनों का निकालोगे और क्या करोगे, सीधे सीधे स्केलर एडिशन करोगे, है ना। उसके लिए क्या चाहिए, मास चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता लगा लो, है ना। ये कहाँ कहाँ है, पॉइंट दे रखे हैं तुम्हें। अगर पॉइंट दे रखे हैं और 2D में है तो 2D में इमेजिन कर करके आंसर निकाल सकते हो भाई। 2D में सिंपल मैं यहाँ डायरेक्ट इमेजिन करके पता लगा सकता हूँ। देखो एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और वाई प्लेन कहाँ कहाँ रखे, देखो आप। ये पहला 1 kg वाला रखा है 20 मतलब कहाँ पर, 20 मतलब एक्स एक्सेस पे रखा होगा। ये लो, ये देखो 04 मतलब कहाँ रखा होगा, ये 04 मतलब वाई एक्सेस पे रखा होगा। ये 04 मतलब वाई पे रखा होगा। ठीक है, ये 04 वाई पे रखा है। अब आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये तीसरा 3 किलो वाला कहाँ रखा है, ये 3 किलो वाला रखा है साहब 24 पर रखा है, 24। ये 04 24 20, अरे दिख रहा है, अरे दिख रहा है ना। अब यहां पर आपको बोल रहा है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये बोल रहा है वाई के रेस्पेक्ट में बताओ, और तीसरा यहाँ जेड एक्सिस हो गया, ये बोल रहा है जेड के रेस्पेक्ट में बताओ साहब। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ पा रहे हैं भाई? अरे मेरी बात समझ रहे हो, है ना। अब बताओ साहब क्या करना होगा भाई, सीधे सीधे क्या है, जिस एक्सेस के लिए बोले उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगा लो, है ना। अगर बोलता है एक्स एक्सेस, रुकना देखना, मैं एक निकाल के मैं बताता हूँ। एक्स एक्सेस, तीनों मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाना है। तो एक्स एक्सेस, ये 1 किलो वाला तो एक्स एक्सेस पे रखा है। अरे एक्सेस इससे गुजर रहा है और जिससे गुजर गया वो तो गुजर गया। अबे मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो गया। एक्स एक्सेस से 1 किलो वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 0। वो उसका देखो 2 किलो और 3 किलो वाले का एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा, है ना। ये कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है साहब 4, ये दिख रहा है भाई, है ना, ये 4 है साहब। तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे साहब 1 किलो वाले का तो 1 × 0 का स्क्वायर, 2 किलो वाले का 2 × 4 का स्क्वायर, और 3 किलो वाले का 3 × 4 का स्क्वायर होगा भाई। ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अरे आ रहा है भाई, ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का ऐड कर दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख गया हमें। अब वाई एक्सिस बोलता है साहब, अब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे तो 2 किलो वाला वाई एक्सिस पर है, तो 2 किलो वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो इसका तो आंसर क्या हो गया, 0। इन दोनों का देखो, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो कितना दिख रहा है, ये लेंथ 2 के बराबर है कि नहीं है, अबे 2 के बराबर है भाई। तो इस एक्सेस से, वाई एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 हो गया। तो बोलो साहब 1 किलो वाले का कितना, 1 किलो वाले का 1 × 2 का स्क्वायर, 2 किलो वाले का कितना 2 × 0 का स्क्वायर, और 3 किलो वाले का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर। दिख रहा है भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं भाई। एक प्लेन में है, 2D में है, आराम से देख सकते हो।
ठीक है, जेड एक्सेस। अब जेड एक्सेस में बोलता हूं तो साहब ये है जेड एक्सेस, ये रहा, ये रहा, ये देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन को एक्स वाई मानोगे तो ये जेड होगा ना भाई। बोलो फटाफट देख के बताओ, 1 किलो वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 2 किलो वाले से, और 3 किलो वाले से ये लेंथ होगी ना, कितनी होगी ये लेंथ? ये लेंथ होगी √2 का स्क्वायर प्लस कितना, 4 का स्क्वायर। अब होगा कि नहीं? ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना? सॉल्व कर लो भैया। ये जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में आंसर निकालें तो 1 किलो वाले का 1 इंटू कितना, 2 का स्क्वायर। 2 किलो वाले का कितना, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। और 3 किलो वाले का कितना, 3 इंटू √, ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। होगा भाई? अब होगा। ये आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। आ गया साहब? ठीक है, ये क्या था, 2D में था तो देख पाना आसान था भैया। एक प्लेन में तो आराम से दिख जाता कौन परपेंडिकुलर है। ये अगर 3D में होता ना दिक्कत हो जाती। ये अगर कोऑर्डिनेट 3D में होते ना तो परेशानी हो जाती, इमेजिन नहीं करना मुश्किल हो जाता, नहीं देख पाता। ये 3D में दिक्कत होती भैया। 3D में मैं बोलता ये कमरे के एक कोने को मानता 0 0, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, एक जेड एक्सेस, है ना? फिर इमेजिन करते करते बाउल हो जाते कौन सा परपेंडिकुलर। तो मैं एक फॉर्मुला दे रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्ट, वो 2D में भी लगाओ 3D में भी लगाओ। हालांकि 2D में सीधे दिख रहा था इसलिए अपन ने देख लिया। भाई सीधे दिखे तो देख लो ना यार, सीधे दिखेगा तो देख लोगे, क्या मना कर दोगे देखने से? है ना? हाँ, अगर नहीं देख पाते हैं तो मैं उसका जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ तो बता दूं यार। नहीं देख पाएगा तो क्या क्वेश्चन छोड़ देगा क्या? अबे नहीं देख पाएगा तो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा देखने की? अब समय खराब ना हो तेरा तो क्या देखना चाहिए उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मुला बता रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप 2D पे भी लगाओ और 3D पे भी लगाओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड, पॉइंट एक्स वाई जेड, पॉइंट एक्स वाई जेड कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस से आंसर आएगा साहब √y² प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से आता है √x² प्लस जेड स्क्वायर। और जेड एक्सिस से आता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। ये याद रखना बहुत इजी है भैया। एक्स से होगा ना तो इसमें एक्स नहीं आएगा, वाई और जेड आएगा। और वाई से होगा ना तो वाई नहीं होगा, एक्स और जेड आएगा। और जेड से होगा ना तो जेड नहीं आएगा, एक्स और वाई आएगा। इजीली याद कर सकते हो, अरे बड़ी आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है ना? अगर आप ऐसे, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लिया आपने, अगर सीधे दिखता है तो देख लो, और नहीं दिखता है तो भैया ये 2D में भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये 2D में भी इस फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो, है ना? मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि फॉर्मूला 3D पे लगाओ, आप तो 2D में भी लगा लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हाथ साफ कर लो, मैं देता हूं, मैं डाटा बदल देता हूं। है ना? ये 1 किलो वाला रखा है साहब 2 2 2 पर। ये 2 किलो वाला रखा है साहब 4 -2 और +3 पर। 3 किलो वाला रखा है साहब -4 +3 और ये -3 पर। ये लो, ये पॉइंट दिए मैंने। वही एक्स वाई जेड के लिए आंसर निकालो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस के लिए आंसर निकालो। ये कोऑर्डिनेट बदल दिए मैंने। अब मैंने 3D वाले कोऑर्डिनेट दे दिए। अब अगर आप 3D में इमेजिन करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हो तो बहुत बढ़िया। अगर तुम्हारी आंखें 3D व्यू देख लेती हैं गहराई तक, है ना, पता लगा लेती हैं कौन परपेंडिकुलर। हाँ, अगर तुम देख पाते हो ऐसे 3D व्यू तो लगा लो पता, परपेंडिकुलर पता लगा लो, पॉइंट दे दिए मैंने। है ना? बच्चे बोलते हैं देखो वो कोना 0 0 0, ये +x, ये +y, ये +z, बोले नीचे -z, उधर वो वाला कमरा -x, और बोले वो वाला उधर वाला कोई कमरा बनता तो वो -y, है ना? हाँ, सो तो बोले वो 2 2 2 वो है, -2 3 उधर है, बोले वो वाला उधर है ना? ये एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, पाँव लगा लो तीसरे में, है ना? इमेजिन नहीं कर पाते, और एग्जाम में बैठ करके ऐसे सोचने लग गए, इधर उधर देखने लग गए ना, एग्जामिनर आ जाएगा भैया क्या कर रहा है। तो ये सीधे फॉर्मुला दे रहा हूं तुम्हें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सीधे फॉर्मुला है। तुम चाहो तो 2D पे भी लगा सकते हो। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैं ये लगा के कर सकता था, लेकिन वहां सीधे दिख रहा था तो देख लिया ना मैंने। अगर सीधे दिखता है तो देखो, नहीं दिखता है तो ये लो सीधे फॉर्मुला।
हाँ भाई ऑनलाइन वालों, अच्छा आंसर ये दे रहे हो तुम तो, विक्टर। ये आंसर देता सब फटाफट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। हाँ भाई हो गया। चलो एक्स एक्सेस के लिए चेक करें। तो 1 किलो वाले की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? बोलेंगे रूट ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। 1 किलो वाले का आ गया। 2 किलो वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये होगा रूट ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। 3 किलो वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? रूट ऑफ वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। आ रहा है भाई? ये 1 किलो वाले का, ये 2 किलो वाले का, ये 3 वाले का, मैं तीनों का निकाल के जोड़ दिया ना मैंने। एम आर स्क्वायर आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? वाई और जेड कंपोनेंट देख ही रहे हो। अब आ जाओ साहब यहां पर वाई एक्सेस के लिए निकालें। 1 किलो वाले का कितना है? 1 किलो वाले के लिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 किलो वाले का भी, 2 किलो वाले का भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 किलो वाले का भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर कर दो भाई, एम आर स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई इंटू एम आर स्क्वायर। अरे समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अभी मैं ही कर रहा हूँ कि समझ रहे हो? अबे समझ रहे हो ये? अबे मैं ही कर रहा हूँ कि समझ रहे हो? अब हाँ ना कुछ बोलो। ठीक है, जेड एक्सेस मतलब ये आखिरी पीरियड में ऐसे मरे मरे बैठे रहते हो। वो तुम्हें क्या घर घर एनर्जी बचा के ले आनी है क्या? मतलब कि बीवी बच्चों के काम के लिए एनर्जी बचाओगे तुम? बोले घर गए, घर पहुंचे और एनर्जी नहीं है हमारे पास। बोले रात को पढ़ना है। वाह, बुजुर्ग आदमी को देखो, बाबू भैया रात सही नाम दिया भाई तुमने। मैंने शक्ल आज देखी इसकी। ये रात को पढ़ेगा घर जाके। अबे यहाँ यहाँ कुछ करेगा तभी तो घर जाके पढ़ेगा। मतलब बिल्कुल ऐसे एनर्जी खत्म, ऐसे बैठ रहे तो आखिरी पीरियड में। बोले एनर्जी कंजर्वेशन मोड, बचा के रखो थोड़ी सी। बोले घर पे चल के भी जाना है। चलो देखो, अब 1 किलो वाले का जेड एक्स, यहां पर जेड एक्सेस से डिस्टेंस, तो रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ये लो साहब, ये तो एक्स का आ गया, सॉरी 1 का आ गया। अब 2 वाले का निकालें। 2 वाले का निकालें तो रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर होगा। ठीक है, ये लो रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 किलो वाले का निकालो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा भाई। ये आपके पास एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, आंसर आ गया। आ रहा है साहब? अभी आ रहा है? क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है भैया, अगर सीधे देख सकते हो तो देख लो, और नहीं देख सकते हो तो ये कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने। कौन सा पकड़ में आया भाई? कर लोगे? अब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको 2D वाले कुछ और केस देता हूं। उसमें कोऑर्डिनेट नहीं दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कौन कहां रखा है। अगर ये पता लग जाए कि कौन कहां रखा है, तो फिर तो हमको क्या करना है साहब? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता लगाना है, आंसर आ जाएगा। लो साहब, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर 3-3 रखे हुए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये साइड की लेंथ है ए, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इसका मास है m3। m1 m2 m3, 3 मास है भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए साहब। अरे दिख रहा है? अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिस्टम का एक्सेस में देता हूं। पहला एक्सेस, ये पहला एक्सेस इन दोनों मास से गुजर रहा है और एक साइड की लेंथ के अक्रॉस है I1। ये I1 एक्सेस, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहला एक्सेस है I1 इमेजिन कर पा रहे हो? दूसरा एक्सेस है साहब, इस ट्राइंगल के सेंटर से निकलेगा, और डॉट बना रहा हूं। डॉट का मतलब प्लेन में कि प्लेन के परपेंडिकुलर? ये डॉट का मतलब प्लेन में कि प्लेन के परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर बाहर बोलते हैं ना। अबे डॉट या क्रॉस मतलब बाहर या अंदर। ठीक है, ये सेंटर है साहब, ये ट्राइंगल का सेंटर है।
दूसरा एक्सेस साहब यहां से जा रहा है इस वर्टेक्स से, सेंटर से, और सामने वाली साइड के सेंटर से, सामने वाली साइड के सेंटर से। ये I3 हो गया भाई, है ना, देख सकते हो ये यहाँ इस वर्टेक्स से जा रहा है, ट्राइंगल के सेंटर से जा रहा है, सामने वाली साइड के सेंटर से, मतलब ये डिस्टेंस a/2, तो ये भी कितना होगा a/2। इमेजिन कर पा रहे हो भाई, है ना। चौथा एक्सेस इस वर्टेक्स से जा रहा है और इसी प्लेन में है और सामने वाली साइड के पैरेलल है। ये इस साइड के पैरेलल है साहब, ये पैरेलल टू द अपोजिट साइड, पैरेलल टू द अपोजिट साइड, पैरेलल टू द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के पैरेलल है। दिख रहा है भाई, है ना। ये I4 वाला इस I1 के पैरेलल है, दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। अब ये लो एक और देता हूं, पांचवा एक्सेस, ये पांचवा I5, ये डॉट बना रहा हूं, देखो डॉट। अबे तुम क्या धरती पे एहसान करने आए हो? तुम क्या पढ़ाई करो, मतलब हद हो गई यार। नहीं करना तो ये एक ही कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म, है ना। मतलब हद हो गई यार, मतलब मेरे को मैं क्या बोलूं मैं तुम्हें, गुस्सा आता कई बार। मतलब क्वेश्चन करो, मैं करवा रहा हूँ। मतलब होता है कि एक तो कोर्स कराते हैं, लोग भाग जाते हैं, है ना। मैं तुम्हें ढंग से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ढंग से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसमें तुम्हें दर्द हो रहा है। मतलब तुम लोग क्या, मतलब हो क्या, मेरे को समझ नहीं आता। कई बार ऐसा ऐसा लगता है कि यार ये कौन से दुनिया के जीव हैं, ये तैयारी कर रहे हैं कि एहसान कर रहे हैं। कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि भैया मुझ पे एहसान कर रहे हैं तैयारी करके। अबे तैयारी करो, थोड़ा पेन लेना सीखो, क्वेश्चन करोगे तो सीखोगे, है ना। और नहीं करना चाहते तो मुझे क्या परेशानी है, मैं तो एक ही कराऊंगा, हो गया क्वेश्चन। पांचवा एक्सेस ये बोला भाई मैंने, ये डॉट बनाया मैंने, डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर, इस वर्टेक्स पे डॉट बनाया। डॉट का मतलब समझ गए ना, डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है साहब। 5 एक्सेस बनाई मैंने, इन पांचों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, 5 एक्सेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हो गए पांचों? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो? ये भी बैठ के डायलॉग मार रहा है, बोले घड़ी कौन सी कंपनी की है, मस्त लग रहे हो प्रभु। फास्टैग की है क्या, दिख रहा है क्या, कैसे पता लगा? अच्छा देख लिया तूने, ये भाई ये कलाकार आदमी है, ये ये नाप लेता, गहराई नाप लेता अंदर तक, मतलब क्या क्या पहन रखा है इसको सब पता लग जाता है। हाँ भाई हो गया, करें चेक, कर रहे हो गया। जिस भी एक्सेस के लिए निकालना है, तीनों का निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगा लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले I1 वाले एक्सेस, I1 वाला 2 मास से गुजर रहा है साहब, ये 2 मास से गुजर रहा है, तुम्हें पता है जिससे गुजर रहा है वो तो गुजर गया। अबे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया ना, तो M1 का भी 0 और M2 का भी 0, है ना। M1 का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 और M2 का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, बचा कौन, M3। तो M3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाओ ना, है ना। M3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा साहब, और ये होगा √3/2a। भाई समझ पा रहे हो ना, ये a है, ये a/2 है, तो ये लेंथ होगी √3/2a। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा M3 इंटू √3/2a का स्क्वायर होगा भाई। ये M3 इंटू √3/2a का स्क्वायर, ये तो I1 आ गया साहब। अब I2 बोलो साहब, I2 बोलो। अब I2 बोले तो क्या होगा, ये I2 एक्सेस कहाँ है, इस ट्राइंगल के सेंटर से जा रहा है, तो इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√3, इससे भी a/√3 और इससे भी, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो साहब, M1 a/√3 का स्क्वायर, M2 ये भी a/√3 का स्क्वायर,
m3 ये भी a/√3 का स्क्वायर, तो लो a/√3 का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये i2 आ गया भाई। अरे ट्राइंगल के सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस जानते हो ना, a/√3। ये उम्मीद रखूं इतनी, ये छोटी छोटी उम्मीद रखूं या रखूंगी नहीं रखूं, है ना। ये ट्राइंगल के सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, ये साहब ये होता है a/√3, ये a/√3, ये भी a/√3, ये a/√3 होता है भाई। अच्छा तीसरा एक्सेस, तीसरा एक्सेस कहाँ गया, ये रहा था, इस वर्टेक्स से गुजरा, इससे गुजरा तो ये तो गुजर गया। अरे m3 का तो 0 हो गया, m1 और m2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, a/2। लो साहब i3 हम बोलें तो i3 बोलेंगे m1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, m2 से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, लेकिन m3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0। m3 से 0 दिख रहा है सब, ठीक है। अब ये i4 वाला एक्सेस पकड़ो, i4 कहां गया साहब, i4 ये रहा, इस वर्टेक्स से जा रहा है, अरे इससे गुजरा तो ये तो गुजर गया, m3 का तो फिर 0 हो गया, लेकिन अब ये इसी प्लेन में है। बताओ ये m1 m2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, √3/2 ये दिख रहा है। तो लो साहब m1 का भी कितना, m1 का भी m1 इंटू √3/2 a का स्क्वायर, और m2 का भी इतना ही, ये लो √3/2 a कॉमन आ गया साहब, और m3 का बोले तो कितना हो गया, 0। अबे हो गया भाई 0। i5 बोलो, i5 बोलो, i5 कितना, ये देखो इस वर्टेक्स से गुजरेगा, गुजरेगा तो ये तो गुजर गया, m1 का तो 0 हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो गया, और इससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a। तो हम क्या बोलेंगे, m1 का तो 0, m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, m2 और m3 का, m3 से कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो m2 प्लस m3 इंटू a स्क्वायर, आया कि नहीं। बड़ा सिंपल, बहुत आसान आ रहा है, ठीक है कर लोगे भाई। मतलब 2D में आपको दिख रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाओ, आंसर आ गया। चलो एक और देता हूं, एक और करके बताओ, आ गया सबका ही, मिटा दूं फोटो, फोटो मिटा दूं। फिफ्थ वाला ये रहा, ये देखो डॉट बनाया हुआ, इससे गुजरा, ये तो गुजर गया, इसका तो 0 हो गया, इस एक्सेस का, ये एक्सेस कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। बता ये जो डिस्टेंस है a, यही तो परपेंडिकुलर है, इससे a है, दोनों से a है। चलो एक और दे रहा हूं, स्क्वायर दे रहा हूं, और 4 मास रख रहा हूं भाई, स्क्वायर के वर्टेक्स पर 4 मास रखता हूं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है, ये लो स्क्वायर, इसके वर्टेक्स पर 4 मास, एक मास इस वर्टेक्स पर, एक मास साहब यहां पर, एक मास यहां पर, और एक मास यहां पर। साइड की लेंथ है a, ये साइड की लेंथ a, ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m3, और ये हो गया m4। 4 रखे हैं भाई, एक्सेस दे दूं आपको, और दे दूं एक्सेस। लो पहला एक्सेस ये दिया मैंने m1 m2 से जाने वाला, पहला एक्सेस ये दिया i1, दूसरा एक्सेस इस स्क्वायर के सेंटर से जा रहा है और डॉट बना रहा हूं, डॉट, डॉट का मतलब कहां है, प्लेन के परपेंडिकुलर, i2। तीसरा भी सेंटर से जा रहा है, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है, ये तीसरा वाला भी इसी प्लेन में है ना, और सेंटर से गुजर रहा है, मतलब ये लेंथ कितनी होगी, a/2, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, a/2, ये भी a/2 और ये भी a/2। चौथा एक्सेस ये साहब यहां से जाएगा, डॉट बना लो, डॉट, ये डॉट बना लो, ये चौथा डॉट बना दो, ये डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर यहां से जाएगा, दिख रहा है सबको। चलो 4 के लिए निकालो, दूं, पांचवा भी दे दूं, दे दूं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये लो, ये डायगोनल वाला है, ऐसे घुमाओ, ठीक है, ये लो, ये i5, ये i5 दे दिया मैंने, पांचवा, पांचवा एक्सेस, देख पा रहे हो ना, i1 ये, i2 डॉट, i3 इसी में, चौथा i4 डॉट, और पांचवा इसी प्लेन में। 5 एक्सेस दी मैंने, पांचों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करना होता है, चारों का निकाल के सम करना होता है, चारों का निकालो और ऐड कर दो। आओ भाई ऑनलाइन वालों, कर रहे हो, विक्टर।
सबसे पहले विक्टर ही आंसर देता भाई, कल नहीं दिया उसने। अबे तो यहाँ कहाँ से देखा वो, कोई कॉपी थोड़ी होगी उसके पास। तुम सारे मतलब सबको अपनी तरफ फर्जी समझते हो तुम। मुझे सब पता क्या क्या होता है। वो एक स्टेशनरी वाला के पास गया मैं गलती से, वहां पे पड़ा था भाई, मेरे नाम के साथ पड़ा था। नाम नाम भी उसने। प्राउड तो बेटा बहुत सारी चीजों पे मुझे होता है, ये छोटी मोटी चीजें हैं तो यार, किसी का भला हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, तो मैं उसमें क्या रॉयल्टी क्या लूंगा उसमें। क्या बोल रहा है? अच्छा बड़ी वाली सोच है। अच्छा। आदमी क्या होता है, कुछ होता है, कुछ सोच होती है तभी कुछ बनता है। चलो मोमेंटम में नशा आ गया तुम्हारा, करें चेक। चलो I1 वाला एक्सेस, ये दो से गुजर गया। अबे जिनसे गुजरा वो तो गुजर गए, M1 M2 तो गुजर गए, और इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दिख रही है, तो आंसर होगा M3 प्लस M4 इंटू ए स्क्वायर होगा भाई। M1 M2 का जीरो हो जाएगा। आ रहा है सब? किस किसका आ गया? सबका आ गया। अरे वाह बहुत बढ़िया। I2 का साहब डॉट बना रखा है, डॉट सेंटर पे डॉट, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सबसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई रूट टू, a बाई रूट टू, a बाई रूट टू होगा, तो खत्म हो गया साहब। I2 क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे साहब M1 M2 M3 M4 है ना, इंटू कितना a बाई रूट टू का स्क्वायर, a बाई रूट टू का स्क्वायर होगा, चारों से डिस्टेंस बराबर है ना। अब ये साहब I3 साहब इसी प्लेन में है, अभी भी बोलो चारों से डिस्टेंस a बाई टू, a बाई टू, a बाई टू, a बाई टू होगा। लो साहब I3 क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 इंटू a बाई टू का स्क्वायर, ये a बाई टू का स्क्वायर होगा, होगा साहब। I3 आ गया, आ गया I3। I4 पकड़ो, I4 साहब ये यहां से इस वर्टेक्स से जा रहा है, अब इससे गुजर रहा है तो ये तो गुजर गया, यानी M4 वाले का तो जीरो हो गया। M3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो a, M1 से और इस M2 से रूट टू ए, तो ये लो साहब, ये I4 अगर मैं बोलता हूं तो M1 वाले का M1 इंटू ए स्क्वायर, M3 वाले का भी M3 इंटू ए स्क्वायर, M2 वाले का M2 इंटू रूट टू ए का स्क्वायर, और M4 वाले का क्या होगा? जीरो होगा, M4 वाले का जीरो होगा। मानते हो साहब? ठीक है, अब आओ साहब अगला वाला, कौन सा पांचवा बचा? ये वाला, ये इन दो से गुजरा, अबे दो से गुजरा, ये तो गुजर गए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई रूट टू, और इससे भी, तो लो साहब मैं क्या बोलूंगा I5, M1 वाले का जीरो है ना, ये लो M2 वाले का कितना, M2 वाले का a बाई रूट टू, M3 वाले का भी कितना, जीरो, और M4 वाले का कितना, M4 वाले का a बाई रूट टू होगा भाई। ये बड़ा सिंपल, मतलब पॉइंट मास सिस्टम कर लोगे भाई, हो जाएगा। अब वैसे तो क्या आज स्क्वायर से आगे बढ़ने की हिम्मत कभी दिखाई नहीं, ऐसे तो पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है, ऑक्टागन भी होता है, वो 9 गन 10 गन 11 गन, पॉलीगन, पॉलीगन 9 गन, 8 गन कैसे बनती है? ऑक्टागन, ऑक्टागन, पॉलीगन, चलो समझो, तो कुल मिलाकर के ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर तक आता है, इससे आगे नहीं आता। अब आते हैं अपन कंटिन्यूअस मास सिस्टम, है ना, ये तो क्या था, डिस्क्रीट था, बटा हुआ था, कहीं पे था कहीं पे नहीं, और पॉइंट मास था। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस पे, तो कंटिन्यूअस में क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है, और जो ना तुम करना चाहोगे ना मैं करना चाहूंगा, एक एक आंसर उसमें याद करते हैं सेंटर ऑफ मास वाला, और बाकी सारे आंसर एक्सेस की थ्योरम से बनाते हैं। तो पहले मैं एक्सेस थ्योरम बता दूं आप, एक्सेस थ्योरम के बेस पर बाकी सारे आंसर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एक्सेस थ्योरम। दो होती है साहब, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम और पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो इन थ्योरम के बारे में आपको बता दें साहब,
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एक्सेस थ्योरम। एक्सेस थ्योरम में फर्स्ट परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या है देखो साहब, ये आपको बता दूं सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है, ये 3D ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है। अब 2D ऑब्जेक्ट पर ये थ्योरम क्या बोलता है, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट है ना, उस प्लेन की कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सेस ले लो, उन एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के बराबर होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार फिर सुन लो, ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल है, और जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट होता है ना, उस प्लेन की कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के क्या होगा, बराबर। ठीक है, जैसे मैं आपको 2D ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दूं, मान लिया एक प्लेट है साहब, ये 2D ऑब्जेक्ट, इसके प्लेन में कोई दो परपेंडिकुलर एक्सेस पकड़ लो, इसी के प्लेन में। अब इसी के प्लेन में दो परपेंडिकुलर मैंने ये ले ली साहब, बताओ ये दो परपेंडिकुलर दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये होगा ना साहब, तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके बराबर होगा, इसके। ये दोनों काले का सम किसके बराबर, नीले, ये हरे के बराबर। चलो एक काला एक नीला ले लेता हूं भाई, ये लो एक काला एक नीला, दिख रहा है सबको, ये दोनों इसी प्लेन में है कि नहीं है, अबे दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कौन सा होगा, हरा, तो काला प्लस नीला बराबर। अच्छा, अब ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये बताओ एक प्लेन में कितनी परपेंडिकुलर एक्सेस हो सकती है, इनफाइनाइट। ये लो इन दोनों का सम भी इसके बराबर, मैं ऐसे बोलूं तो इन दोनों का सम भी इसके बराबर, मैं ऐसे, लेकिन होनी कौन सी चाहिए, बॉडी के प्लेन में, बॉडी के प्लेन में दो परपेंडिकुलर हो, लेकिन कहां हो, बॉडी के प्लेन में। अब ये फोटो देखो साहब, ये एक्स वाई जेड का एग्जांपल जान के ले रहा हूं मैं, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं कि एक्स वाई जेड क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अरे जानते हो ना यार, बचपन से तुमने पढ़ा होगा, जब भी तुम्हें पहली बार किसी ने पढ़ाया होगा, किसी टीचर ने, तो ऐसे हाथ में 3 पेन लिए होंगे, फिर ऐसे बताया होगा, देखो ये एक्स वाई जेड ऐसे होता है। अब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि बॉडी एक्स वाई प्लेन में, बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, दो परपेंडिकुलर एक्सेस कौन सी हो गई, एक्स और वाई, उसका परपेंडिकुलर कौन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में दो परपेंडिकुलर कौन हो गए, वाई और जेड, और उसका परपेंडिकुलर कौन हो गया, एक्स, तो हम क्या बोलेंगे, आई वाई प्लस आई जेड बराबर आई एक्स, है ना। मैं बोलता हूं कि बॉडी जेड एक्स प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, तो क्या बोलेंगे, आई वाई बराबर आई जेड प्लस आई एक्स। मतलब सिंपल थ्योरम है, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट होगा उस प्लेन की कोई दो परपेंडिकुलर एक्सेस चाहिए, कोई और परपेंडिकुलर नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी परपेंडिकुलर पकड़ के ले आओ, हमें जिस प्लेन में बॉडी है उसी प्लेन की कोई दो परपेंडिकुलर चाहिए, है ना। मैं लिख के दिखा देता हूं, मैं बोल देता हूं साहब कि सपोज बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, मैं आपसे बोल रहा हूं बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर ये एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट, पहला केस बोल रहा हूं एक्स वाई प्लेन, दूसरा बोलते हैं साहब वाई जेड प्लेन, और तीसरा बोल रहा हूं साहब जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो मैं बोलूंगा आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या होगा, आई जेड। मैं बोलता हूं वाई जेड में है तो आई वाई प्लस आई जेड बराबर क्या होगा, आई एक्स। और मैं बोलता हूं कि जेड एक्स में है तो आई जेड प्लस आई एक्स बराबर क्या होगा, आई वाई। थ्योरम समझ में आ गई भाई, जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट होगा उस प्लेन की दो परपेंडिकुलर एक्सेस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के बराबर, है ना। लिमिटेशन क्या है कि ये 2D पे लगेगा, 3D पे नहीं लगेगा, 1D पे नहीं लगेगा, लीनियर ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, है ना, ये 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, सिर्फ 2D पे लगेगा। मतलब मुझे बताओ, ये गोले पे लगाओगे क्या थ्योरम, ये थ्योरम तुम बेलन पे लगाओगे क्या, रॉड पे लगाओगे क्या, नहीं लीनियर नहीं, रॉड पे नहीं, लीनियर ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, है ना। लेमिना मतलब प्लेन ही होता है, लेमिना मतलब एक प्लेन हो गया, एक प्लेन वाले ऑब्जेक्ट पे लगेगा। क्या प्लेट पे लगाओगे, क्या यहाँ पर डिस्क पे लगाओगे, क्या रिंग पे लगाओगे, क्या इसको आप क्यूब पे लगाओगे, क्या ये बेलन पे लगेगा, सॉलिड स्फीयर पे, हॉलो पे नहीं लगेगा, क्या रॉड पे लगाओगे, नहीं लगे। लीनियर ऑब्जेक्ट पे मत लगाना, 3D पे मत लगाना, सिर्फ किस पे, 2D पे, सिर्फ 2D पे, है ना। और वो भी परपेंडिकुलर कौन सी चाहिए,
कोई भी परपेंडिकुलर की बॉडी की प्लेन वाली परपेंडिकुलर, प्लेन वाली। समझ रहे हो भाई? तो नोट डाल लो, यहाँ लिमिटेशन लिख लो, पहले बना लिया थ्योरम। लिख लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नोट डाल लो, लिख लो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली ऑन 2D ऑब्जेक्ट, ओनली ऑन 2D ऑब्जेक्ट, ओनली ऑन 2D ऑब्जेक्ट like disk, like disk, ring, ring, plate, plate, etc. ठीक है, प्लेट रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, फ्रेम हो, 2D पे लगेगा भैया, 3D पे नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सबसे ज्यादा काम आने वाला थ्योरम। ये सब पे लगता है, ये सब पे लगेगा भैया, 2D पे भी लगेगा, 3D पे भी लगेगा, 1D पे भी लगेगा, लीनियर ऑब्जेक्ट पे भी लगेगा, ये रॉड पे भी लगेगा, ये प्लेट पे भी लगेगा, ये गोले पे भी लगेगा, बेलन पे भी लगेगा, क्यूब पे भी लगेगा, सब पे लगता है क्या? थ्योरम है क्या? ये थ्योरम है साहब कि कोई रिजिड बॉडी है, इसको किसी एक्सेस के लिए मुझे घुमाना है। अब इस एक्सेस के पैरेलल मुझे सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सेस चाहिए साहब, है ना? ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या बोलती है? ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम बोलता है कि साहब सेंटर ऑफ मास से जाने वाला कोई एक्सेस पकड़ो, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला कोई एक्सेस पकड़ो, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बोल रहा हूं साहब डी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बोलता हूं डी। तो आई बराबर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आईसीएम है ना, तो आई बराबर क्या बोलते हैं? ये होता है आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, ये होगा आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं भाई? है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो भाई? ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस का मतलब एक ही लिमिटेशन है इसका, ये कोई भी पैरेलल मत पकड़ लेना, है ना? कोई भी पैरेलल मत पकड़ लेना। पैरेलल कौन सी चाहिए? सेंटर मास से जाने वाली। मतलब सेंटर मास से जाने वाली किसी का आंसर हमें पता है तो उसके पैरेलल का आंसर हम बना सकते, है ना? ये बच्चे क्या करते हैं, ये थ्योरम कहीं भी ठोक देते हैं, बोले कोई भी पैरेलल दिखे वहां लगा दो। कोई भी पैरेलल नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा? आईसीएम, है ना? सेंटर मास वाला, सेंटर मास से जाने वाला एक्सेस ही आपको लेना है। ठीक है, अब इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये सब पे लगता है। अरे 1D 2D 3D सब पे लगेगा। दूसरी चीज समझ में आ गई, सिर्फ आईसीएम वाला लेना है पैरेलल। अरे पैरेलल कोई भी क्या आईसीएम वाला। तीसरी चीज सुन लो, तीसरा यहाँ पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि साहब किसी रिजिड बॉडी को घुमाना है और मैं चाहता हूं कि रिजिड बॉडी का हर पॉइंट घूमे, हर पॉइंट घूमे, ऐसा नहीं कि कोई घूमने से रह जाए। तो इसको किस एक्सेस से घुमाना चाहिए? अंदर से जाने वाली या बाहर से जाने वाली? बाहर से जाने वाली। क्योंकि अगर मैं अंदर से जाने वाली एक्सेस से घुमाता हूं ना, तो उस एक्सेस पर जो पॉइंट होंगे वो नहीं घूम पाएंगे, बाकी सब घूम लेंगे, वो नहीं घूम पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसका हर पॉइंट घूमे तो एक्सेस कहां से जाना चाहिए? अंदर से कि बाहर से? एक क्वेश्चन इसमें ग्राफ का आया, ये आई और डी के बीच में ग्राफ पूछा गया, ये आई और डी के बीच में ग्राफ कैसा होगा? बताओ साहब, अगर मैं डी बराबर 0 भी बोलता हूं, डी बराबर 0, तो आई का वैल्यू कितना आएगा? आई का वैल्यू आईसीएम आ जाएगा। और यहां पर फिर अगर डी बदलेंगे तो कैसा बनेगा? ये बनेगा साहब पैराबोला। अरे बनेगा पैराबोला, है ना? ये देखो यहां पर क्या होगा? आईसीएम होगा। अरे होगा, ये आई और डी के बीच में ग्राफ आ गया साहब, ये आ गया आई और डी के बीच में ग्राफ। यहां पर देख सकते हो आई और डी के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला। कौन से पकड़ में आ रहे हैं भाई? अभी समझ रहे हो? ठीक है, ये आई और डी के बीच में, तो आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, आई बराबर आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। समझ रहे हो? और जाग रहे हो? ठीक है, यहाँ नोट डाल लेना फिर ग्राफ बना के। भाई पहली बात ध्यान रखना, आईसीएम ही चाहिए, सेंटर मास वाला ही चाहिए, कोई भी पैरेलल नहीं चलेगा। दूसरा, किसी पे भी लगाओ, कोई नहीं रोकेगा, रॉड पे भी लगेगा, बेलन पे भी लगेगा, है ना? और तो और तुम गोले पे भी लगा सकते हो, तुम ये चाहो तो रिंग पे, डिस्क पे भी लगा सकते हो, वे सब पे लगेगा। लिख लो इसे, लिख लो पैरेलल एक्सेस थ्योरम, पैरेलल एक्सेस थ्योरम एप्लीकेबल ऑन, एप्लीकेबल ऑन लीनियर, लीनियर as well as linear 2D as well as 3D object, linear 2D as well as 3D object। सब पे लगाओ। अबे सब पे लगेगा, किसी को छोड़ मत देना।
वो परपेंडिकुलर का लिमिटेशन था, वो किस पे लगता था? 2D। एक टर्म और है रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, है ना, गाय बोलते हैं, कई बार जाय बोलते हैं, है ना, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको सिंबल दे रहा हूं साहब के। ये रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन, जो बोलना चाहो आप। क्या होता है ये रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? देखो, कोई भी बॉडी है, ये आपको पता है किसी ना किसी एक्सेस के लिए घूमेगा। अब घूमेगा तो उस रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास मान लिया जाए, तो उस पॉइंट मास का जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, वो बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या कह रहा हूं, इसको ढंग से समझो। मान लिया ये रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी, इसका मास है, मैं इसको इस एक्सेस के लिए घुमाता हूं, है ना, इस एक्सेस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आता है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि साहब मैं घुमाऊंगा उसी एक्सेस से, लेकिन इसको एक पॉइंट मास मान लिया जाए साहब। इस रिजिड बॉडी को क्या मान लिया जाए? पॉइंट मास। पॉइंट मास मान लिया जाए तो इस पॉइंट मास की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इस पॉइंट मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब रिजिड बॉडी को मैंने, ये गोला था, क्यूब था, जो भी था, ये हटाओ, इसकी जगह सेम मास का पॉइंट मास रखो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, इसी को क्या नाम देंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली पॉइंट मास के लिए आंसर क्या बोलते हो? m इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे आर परपेंडिकुलर के बराबर है कि नहीं है? तो आई बराबर क्या बोलोगे? एम के स्क्वायर। तो इस के का वैल्यू क्या मिलेगा? के का वैल्यू मिलेगा रूट आई अपॉन कितना है, ये बना लो साहब फॉर्मूला। ये के का फॉर्मूला हो गया, के बराबर रूट आई अपॉन एम। आई उस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम उस रिजिड बॉडी का मास। ठीक है, तो के बराबर साहब रूट आई अपॉन एम, है ना, ये रेडियस ऑफ गायरेशन। अब इसमें आपको क्लियर कर दूं मैं भैया, ये रेडियस ऑफ गायरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है ना। मैं आपको कह दूं, देखो इसमें आई आ रहा है, आई मास पे डिपेंड करता था, अरे अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये मास ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा तो एम कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। जिन जिन पे आई करता था ना, जिन जिन पे आई करता था उन सब पे करेगा, मास को छोड़ के। आई किस पे करता था? मास पे करता था क्या? मास, आई मास पे करता था, ये नहीं करेगा, है ना। मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता था, ये करेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करता था, ये करेगा, है ना। और तो और मैंने आपको बोला था साहब किस पे? साइज शेप पे, ये भी करेगा, है ना। लेकिन ये क्या होगा? ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात पकड़ में आ गई? रेडियस ऑफ गायरेशन मास पे नहीं करेगा, बाकी सब पे करेगा। क्या आई एंगुलर पैरामीटर पे करता था क्या? ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो नोट डाल लो, पॉइंट लिख लो। बना लिया फॉर्मूला? तो के का फॉर्मूला बन गया रूट आई अपॉन एम। तो नोट डाल लो, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, but depends on independent from mass and angular parameters, mass and angular parameters, mass and angular parameters, but depends on, but depends on, but depends on mass distribution, but depends on mass distribution, depends on mass distribution, perpendicular distance, perpendicular distance, axis of rotation, axis of rotation, size and shape, साइज एंड शेप, साइज पे, शेप पे करेगा, परपेंडिकुलर पे करेगा, एक्सेस और रोटेशन पे करेगा, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करेगा, लेकिन मास पे, मास पे, अरे मास पे। अच्छा एक और, एक पॉइंट और सुन लो, क्या होता है, कुछ हम रिमूव कर दें, हटा दें, जोड़ दें, है ना, किसी बॉडी से, रिजिड बॉडी से कुछ पार्ट रिमूव कर दूं, कुछ पार्ट जोड़ दूं, तो जोड़ने घटाने पर अगर आप सिमेट्रिकली जोड़ते घटाते हो ना, तो के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनसिमेट्रिकली करते हो तो के का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है ना। लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो, देखो, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एडिशन, एडिशन, एडिशन और रिमूवल ऑफ मटेरियल, सिमेट्रिकल एडिशन और रिमूवल ऑफ मटेरियल, रिमूवल ऑफ मटेरियल, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन remains same, remains same,
remain same. And when material remove or add asymmetrically, when material removes or adds asymmetrically, radius of gyration change. Radius of gyration is change. सिमेट्रिकल अगर करते हो तो के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इनसिमेट्रिक करोगे तो के चेंज होगा, है ना। अब क्या एग्जांपल लेके बताऊं या मान लोगे? नहीं, मैं एग्जांपल दे देता हूं। ऐसे कैसे मानोगे तुम? ये देखो साहब, ये एक डिस्क थी, ये डिस्क थी साहब। अब इसमें यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं इस एक्सेस के लिए घुमा रहा था, ये एक्सेस डॉट बना दिया मैंने, डॉट, है ना। इसका मास m है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो अभी मैं के क्या बोलूंगा? के बोलूंगा रूट I बाय एम। अरे बोलूंगा कि नहीं? इसमें से मैं एक पीस निकाल देता हूं, मैं सिमेट्रिकल बोल रहा हूं ना साहब, ये सिमेट्रिकली तुम्हें पता है। यहां पर अगर मैं एक टुकड़ा इसका निकाल देता हूं, ये लो, एक टुकड़ा मैंने निकाल दिया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, 3 टुकड़े बचे साहब। बताओ साहब, एक पीस मैं यहां रख रहा हूं सबूत के तौर पर, बताओ एक पीस का मास कितना होता है? m/4। अरे होगा, तो 3 पीस का मास 3m/4, और तुम्हें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 3I/4 आ जाएगा। ये हमने निकाला है क्लास में। ये मैं बताऊं आपको, ये आपको सिमेट्रिकली बता दूं। एक टुकड़े का अगर मैं आपसे बोलूं कि I है, तो दूसरे तो 3 टुकड़ों का 3I होगा ना। अरे इसका मुझे बताओ, पूरे का I था, तो यहाँ पर एक टुकड़े का I/4 होगा ना, तो 3 का 3I/4 होगा। मतलब सिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, सेम चेंज आता है। तो आंसर क्या बोलोगे? ये बोलोगे 3I/4 अपॉन 3m/4। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर वही I/m बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं? बोलो K1 बराबर K2 आया कि नहीं, है ना। ये तुमने रिमूव किया था। मैं एडिशन वाला एग्जांपल भी दे दूं, सिमेट्रिकली एडिशन वाला। ये एक डिस्क घूम रहा है, ये डिस्क घूम रहा है, इसका मास है m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। अब घूमते घूमते इसके ऊपर एक और रख दो, एक और रख दो, दो को घुमाओ। ये लो, दो को घुमा सकता हूँ क्या? ये घुमा सकता हूँ ना यार। ये m है, ये m/2 मास का एक और लाके रख दिया, है ना। अब मुझे बताओ, इस m वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, तो इसका m/2 वाले का कितना होगा? I/2 होगा ना। अब टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 3I/2 हो जाएगा। तो यहाँ K1 का वैल्यू अगर मैं बोलता हूं, तो K1 कितना होगा? I/m। K2 का वैल्यू कितना होगा? K2 का वैल्यू होगा ये I प्लस I/2 अपॉन m प्लस m/2। बता देखो, फिर से I/m आ गया, फिर से ये I/m आ गया, तो K1 बराबर K2। आंसर आएगा K1 बराबर K2। आंसर होगा K1 इज इक्वल टू K2। समझ रहे भाई? अरे कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मतलब सिमेट्रिकली ऐड किया, ये डिस्क के ऊपर डिस्क रखता हूं। अगर m मास वाले का I है, अरे m मास वाले का I है, तो m/2 वाले का I/2 तो होगा, तो सिमेट्रिकल है ना सा। तो सिमेट्रिकल एडिशन पर ये सेम रहा सा। देखो देखो, दोनों एग्जांपल दे दिए, एडिशन सब्सट्रैक्शन। अगर इनसिमेट्रिक करता हूं मैं, इनसिमेट्रिकली, ये डिस्क था, इस डिस्क में से कुछ पार्ट में इनसिमेट्रिकली रिमूव करता हूं, ऐसे। ये बीच में से मैंने कुछ, ये देखो ऐसे रिमूव कर दिया, ये देखो, ये देखो, होता है ना रोटी का टुकड़ा, बीच में से कोई चूहा खा गया, ये चूहा खा गया, देखो ये देखो यहाँ रखा हुआ है। अबे इतना सा निकाल दिया इनसिमेट्रिकली। इनसिमेट्रिकली होता है ना, बचपन में टिफिन खाते हैं बच्चे, तो बीच में से खाते हैं, है ना, बीच में से रोटी खाते हैं, आजू बाजू की बची रहती है, वो घर पे ऐसे ही वो आउटर आउटर लेकर के आते हैं, और कोई डांटता है घर वाला तो फिर बाहर जानवरों को खिला के आते हैं। कैसी कैसी बातें करते हो? मैं क्या बचपन में बच्चा नहीं था क्या? बोले नहीं, आप तो अवतार हुए थे। हाँ प्रभु। तो भैया अब इनसिमेट्रिक होगा ये। अब इसका मास में m1 बोलूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 होगा। तो यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था? ये I/m था। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? ये होगा I माइनस I1 अपॉन m माइनस m1। अच्छा, अगर जोड़ दिया जाता ऐसे रोटी के ऊपर, ये कोई टुकड़ा लाके रख दिया जाता, है ना, ये कोई सॉस रख दिया, जैम लाके रख दिया इनसिमेट्रिकली, तो वो प्लस हो जाएगा, है ना। इसके ऊपर लाके रखता हूं, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। ये नीचे भी माइनस की जगह प्लस। क्या बराबर आ रहा है क्या? क्या अब K1 बराबर K2 आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर इनसिमेट्रिक रखते हैं तो K1 बराबर K2 नहीं आएगा। मेरी भावनाएं समझ रहे हो भाई? तो रेडियस ऑफ गायरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, एक्सेस और रोटेशन पे करता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे करता है, साइज शेप पे करता है ना। ये एंगुलर पैरामीटर पे नहीं करता, पैरेलल डायमेंशन पे नहीं करता, मास पे नहीं करता। सिमेट्रिकली ऐड कर दोगे, रिमूव कर दोगे, के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
लेकिन इनसिमेट्रिक करोगे तो इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा साहब। ठीक है, तो ये मैंने कुछ के बारे में कुछ बातें बताई। अब कल हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, तो उसमें अपनी सबसे ज्यादा काम आने वाली थ्योरम आती है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। ठीक है, तो कल बाकी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे उन पर। ठीक है, तो मिलते हैं भाई कल। कल टाइम टेबल देख लेना, शायद 1 या 2 होगी। पहला है, हाँ भाई ऑनलाइन वालों बना लिया, निकल जाऊं यहां से, अरे लॉग आउट कर लूं, ऑनलाइन वालों लॉग आउट कर लूं।